नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाए जाने हेतु वीडियो गीत नकर नकर भ्रष्टाचार सख्त है रे यो सरकार गीत का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस गीत के माध्यम से सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में किए जा रहे कार्यों को दिखाने का शानदार प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों पर की जा रही कार्रवाई के प्रति जन जागरूकता फैलाने का अच्छा प्रयास गीत के माध्यम से किया गया है। इस गीत में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध अपनाए जा रहे सख्त रुख और जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाए जाने हेतु वीडियो गीत नकर नकर भ्रष्टाचार सख्त है रे यो सरकार गीत का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस गीत के माध्यम से सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में किए जा रहे कार्यों को दिखाने का शानदार प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों पर की जा रही कार्रवाई के प्रति जन जागरूकता फैलाने का अच्छा प्रयास गीत के माध्यम से किया गया है। इस गीत में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध अपनाए जा रहे सख्त रुख और जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रोड स्थित होटल में लोक प्रहरी संस्था द्वारा आयोजित उत्तराखंड के स्तंभ कार्यालय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में लगभग 1.5 दर्जन स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों ने देवभूमि के अनुरूप प्रदेश हित में मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे निर्णयों के लिए उनको भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं के सम्मान को प्रदेश की जनता का सम्मान बताया। सीएम धामी ने कहा कि अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोग समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। इन लोगों ने समाज के हित में अपना सर्वस्व समर्पित करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोक प्रहरी जैसी संस्थाएं न केवल सामाजिक दायित्वों को पूरा कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की विपक्ष के विधायकों द्वारा की गई तारीफ के बाद मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया है ताकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सकें। सीएम ने कहा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन यदि विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। उनका कहना है कि लैंड जिहाद से संबंधित जितने भी मामले उत्तराखंड में हैं, उन सब पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से बीजेपी के चुनाव दृष्टि पत्र पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। मुख्यमंत्री जल्द दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार कराएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक कई विभागों से ब्यौरा प्राप्त हो गया है, लेकिन कुछ विभागों ने अभी ब्यौरा नहीं दिया है। ये ब्यौरा मुख्यमंत्री कार्यालय की ईमेल आईडी पर मांगा गया है। उच्च अधिकारियों से एक साल के दौरान दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने दृष्टि पत्र को अपना नीति दस्तावेज बनाया है। इसके तहत साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कार्रवाई, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कई बड़े मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। इस पर सूबे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार दृष्टि पत्र को लेकर काफी गंभीर है। दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए हैं, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या ने सभी विभागों से भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। मुख्यमंत्री जल्द दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार कराएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक कई विभागों से ब्यौरा प्राप्त हो गया है, लेकिन कुछ विभागों ने अभी ब्यौरा नहीं दिया है। ये ब्यौरा मुख्यमंत्री कार्यालय की ईमेल आईडी पर मांगा गया है। उच्च अधिकारियों से एक साल के दौरान दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने दृष्टि पत्र को अपना नीति दस्तावेज बनाया है। इसके तहत साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कार्रवाई, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कई बड़े मुद्दे पर तो फिलहाल के लिए अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की लड़ाई एशले हॉल चौक तक ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर चौक तक पहुंच चुकी है। अब चाहे दिल्ली से प्रभारी हो या फिर पर्यवेक्षक किसी को भी भेजा जाए तो भी कांग्रेस के अनुशासनहीनता का मसला हल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपने आप को कोई नेता मानता ही नहीं है, सभी अपने स्वार्थ तक ही सीमित है। संगठन में जिस तरह से समन्वय होना चाहिए वो नहीं है। अब चाहे दिल्ली से किसी को भी भेजा जाए, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो आज मैं कहूंगी कि एसले हॉल चौक तक ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के सभी चौकों तक पहुंच चुकी है। और दूसरी बात ये है कि अब दिल्ली से चाहे पर्यवेक्षक को भेजा जाए, प्रभारियों को भेजा जाए या खुद इनके जो युवराज हैं वो भी अगर प्रदेश में आ जाते हैं तो भी इनके जो अनुशासनहीनता के जो मसले हैं वो खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि ये एक दूसरे को नेता मानते ही नहीं है, या फिर ये सभी लोग जो हैं मुझे लगता है कि इनको सबको सिर्फ पदों की जो लोलुपता है उसी में और अपने स्वार्थों तक ही ये सीमित हैं। इसीलिए इनकी ये चीजें हो रही हैं और संगठन में जिस प्रकार से समन्वय होना चाहिए वो किसी भी दशा में नहीं है। जब ये लोग एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करेंगे तो दिल्ली से चाहे जिस मर्जी को भेज दें कुछ नहीं होगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में देश भर में 300 से अधिक सीट जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी करीब 300 से अधिक सीट जीतकर इतिहास रचेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बेटे की यात्रा के दौरान की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणियों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि राहुल ने विदेशी धरती से भारत का अपमान किया। यदि वो ऐसा करना जारी रखेंगे तो कांग्रेस का न केवल पूर्वोत्तर से बल्कि पूरा देश से सफाया हो जाएगा। वहीं इस पर कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह को अधिकार है, वो कुछ भी करें, मंच से लंबे लंबे भाषण फेंकें जैसे वो 2014 से पहले से फेंकते चले आ रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटीज, 2 करोड़ नौकरियां, काला धन वापसी, कहीं ना कहीं इतने सारे सपने मंचों से उन्होंने लोगों को दिखाए, वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। उनको अधिकार है कि वो कुछ भी क्लेम करें, उनको अधिकार है कि वो मंचों से लंबी लंबी फेंकें जैसी वो 2014 से पहले से फेंकते चले आ रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटीज, 2 करोड़ नौकरियां, काला धन वापसी, कहीं ना कहीं इतने सारे सपने उन्होंने मंचों से लोगों को दिखाए हैं कि धीरे धीरे वो बेनकाब हो रहे हैं। लोगों की समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भाषण ही उसका शासन है और करना इन्होंने धरातल पर कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र रसातल पर जा रहा है, संविधान की हत्या आए दिन हो रही है, आर्थिक व्यवस्था जो है अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, रुपये का हाल आप देख लीजिए क्या हो गया है और किस तरह से पूंजीपतियों की इनकम बढ़ती जा रही है। गरीब किसानों की जो आय है वो 27 रुपया प्रतिदिन पर सिमट कर रह गई और दूसरी तरफ अडानी जी जो हैं 27,000 रोज कमा रहे हैं, 27,000 करोड़ रोज कमा रहे हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितना इम्बैलेंस है प्रदेश और देश के अंदर। और अब लोगों की जो पेट की आग है वो उनको ये बात समझा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बातें सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित होती है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग के द्वारा लिए गए कुछ बड़े निर्णय की जानकारी दी है, जिसके तहत उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में सफर करने पर दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना बीमा दिए जाने का ऐलान किया है, जिसके तहत 5 लाख का दुर्घटना बीमा मृतक के परिजनों को उत्तराखंड परिवहन निगम देगा, तो वहीं 2 लाख प्रदेश सरकार की तरफ से भी दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा को देखते हुए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने को लेकर 31 मई तक छूट प्रदान कर दी गई है। 31 मई के बाद जीपीएस सिस्टम वाहन में लगाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर ग्रीन कार्ड की मान्यता चारधाम यात्रा के दौरान होगी। लगभग पिछली बार 20,000 ग्रीन कार्ड बने हैं और इस बार ग्रीन कार्ड ज्यादा बनेंगे। और एक निर्णय हमने ये लिया है, रोडवेज में यात्रा करने वालों को जो दुर्घटना राशि है वो कल की बैठक में क्लियर हुआ है कि किसी की मृत्यु होने पर उस व्यक्ति को 7 लाख रुपया तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 लाख रुपया रोडवेज देगा और 2 लाख रुपया परिवहन विभाग देगा। अभी जो मसूरी बस दुर्घटना हुई जिसमें 2 की मृत्यु हुई है, उनको तत्काल 7-7 लाख रुपया आर्थिक सहायता देने के कल ही मैंने निर्देश जारी किए हैं। विभाग कंफ्यूज में था, शासनादेश निकाले गए, क्योंकि रोडवेज जो टिकट काटता है उसमें ये धनराशि इंक्लूड होती है, इसलिए 5 लाख रुपया रोडवेज और 2 लाख परिवहन विभाग तत्काल बिना किसी मजिस्ट्रेटी जांच के ये धनराशि उपलब्ध कराएगी। 2 सूचना आपके इस बार चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और तीर्थयात्रियों के समय को कम करने के लिए दर्शन हेतु स्लॉट और टोकन
वितरण के साथ ही कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधाओं के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान और आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इतना ही नहीं, प्रत्येक धाम में टोकन वितरण हेतु काउंटर लगाए जाएंगे, जहां पर स्लॉट के अनुसार दर्शनार्थियों को टोकन वितरित किए जाएंगे। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि घंटों से दैनिक दर्शनों हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों के दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि से दैनिक दर्शन हेतु निर्धारण सीमा से विभाजित करते हुए एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है, जिससे दर्शनार्थियों को अपने स्लॉट समय अवधि अधिकतम 1 घंटा ही कतार में लगना पड़ेगा। प्रत्येक धामों में टोकन वितरण हेतु काउंटर लगाए जाएंगे, जहां पर स्लॉट के अनुसार दर्शनार्थियों को टोकन वितरण किए जाएंगे। इससे न केवल दर्शनार्थियों को मंदिर में सुविधाजनक दर्शन होंगे, बल्कि धाम पर भ्रमण, संसाधनों के अवलोकन हेतु पर्याप्त समय भी सुलभ हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी ने सभी मोर्चों को अलग अलग सेवा के कार्य सौंपे। वहीं इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम 6 अप्रैल को बूथ स्तर तक मनाया गया, ठीक वैसे ही 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती के अवसर पर बूथ स्तर तक कार्यक्रमों को मनाया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान रक्तदान शिविर लगाकर युवा मोर्चा को सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं महिला मोर्चा को अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच सहभोज करने का कार्यक्रम दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता के बीच में काम करने वाला संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन समाज की सेवा के कार्यों को लेकर भी संगठन के रूप में काम करता है। उसी के तहत आज हमारा सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं, जो कि 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का समय है। प्रत्येक दिन एक मोर्चे को सेवा के काम दिए गए हैं। युवा मोर्चे को जैसे उदाहरण के लिए अपना रक्तदान का काम दिया गया है। महिला मोर्चे को हमारे अनुसूचित जाति समाज के महिलाओं के साथ सहभोज का कार्यक्रम दिया गया है। ऐसी बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम दिए गए हैं। ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिवस के अवसर में भी ओबीसी मोर्चे को कार्यक्रम दिया गया था और उसमें भी बढ़ चढ़ के पूरी पार्टी ने सहभागिता की है और उसमें 5 बड़े नेताओं को 5 बड़े जिलों में भी कार्यक्रम हमने किए हैं और प्रत्येक मंडल तक हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जहाँ तक 6 तारीख वाले कार्यक्रम की बात है पार्टी के स्थापना दिवस की, तो 6 तारीख के कार्यक्रम हमने जो है बूथ लेवल पर जाकर किए हैं और 14 तारीख का भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम है, वो भी हम बूथ लेवल पर करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ बूथ सशक्तिकरण का काम हमारा लगातार चल रहा है। हमारा बूथ सबसे मजबूत का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज बूथ की बात हम करते हैं, लेकिन
इसके साथ साथ हम पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, पन्ने की टोली बना रहे हैं। पन्ने की टोली के साथ प्रत्येक घर में हम भाजपा का कमल का चुनाव चिन्ह पहुंचे और प्रत्येक घर में हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, ऐसी सोच के साथ हम काम आगे बढ़ रहे हैं। ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें गढ़वाल आयुक्त ने चार धाम यात्रा 2023 के कार्यों की अधिकारियों संग समीक्षा की। उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्गों के चौड़ीकरण के साथ पैदल मार्ग को सुरक्षित बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जहां सभी यात्रियों की कैरिंग कैपेसिटी वाहन के आधार पर पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। बैठक में अपर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्यूरियाल, पुलिस महानिदेशक KS नगियाल, संयुक्त पर्यटन निदेशक योगेंद्र कुमार गंगवार, देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका कृष्ण कुमार मिश्रा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की बयानबाजी पर पार्टी आलाकमान ने संज्ञान लिया है। पार्टी आलाकमान ने वरिष्ठ नेता PL पूनिया को प्रदेश में नेताओं के झगड़ों को सुलझाने के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। PL पूनिया 14 अप्रैल के बाद कभी भी देहरादून आ सकते हैं। आपको बता दें कि करण महारा के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद से ही पार्टी संगठन और बड़े नेताओं के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेक्षा का आरोप है कि ऐसे में अब PL पूनिया बड़े नेताओं के बीच की दूरियां कम करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट पार्टी की गुटबाजी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका है, वरिष्ठ नेताओं का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है और उनके अनुभवों का कोई लाभ भी नहीं लिया जा रहा है। हाँ सुना है, अभी समाचार पत्रों से पता लगा, अभी ऑफिशियली कोई सूचना तो हमारे पास नहीं है कि वो आ रहे हैं, जांच करेंगे, किस चीज की जांच करेंगे। ये तो बहुत दिन से चल रहा है मामला को, आज ये नया मामला तो जो कांग्रेस में चल रहा है अपनी मर्जी से। थोड़ा हाईकमान की ढील रही कि धड़ेबाजी खत्म नहीं की, धड़ेबाजी को और बढ़ावा मिलता रहा, जो जिम्मेदारी जिनको दी वो भी किसी न किसी धड़े से मिल गई। तो बहुत चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस की हो रही। बड़ों का मान सम्मान नहीं, उनके अनुभव का कोई लाभ नहीं उठा रहे और जो आ रहा बस नहीं सब कुछ हूँ, तो ऐसे संगठन में चला करता है। ये दुर्भाग्य गलत मैसेज उत्तराखंड में जा रहा है। और पार्लियामेंट हमारे सामने है, नगर पालिका निगम के चुनाव हमारे सामने, लेकिन संगठन नाम की कुछ चीज दिखाई देती है। बड़ा बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। पूनिया जी आ रहे, स्वागत है उनका, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो अब वही पता है, लेकिन कुछ न कुछ हो गया, अति हो गई संगठन के मामले में। जो खींचतान छीना झपटी हो रही, वो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय और हाईकमान को इसका संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाना चाहिए। जिसका डेडिकेशन हो, जिसका समर्पण हो, जिसको जीवन का अनुभव, उन लोगों को जिम्मेदारी देने, कुछ मिलजुल करके काम करें। चुनौती का सामना इस तरह जो हो रहा। चारधाम यात्रा के लिए सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच पशुपालन विभाग भी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान काफी संख्या में घोड़े और खच्चरों की मौत को इस बार विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है। इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े खच्चरों के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हर 1 किलोमीटर पर घोड़ों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और घोड़ों के आराम के लिए करीब 2000 की क्षमता का टीन शेड बनाया गया है। ये देखिए, पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो चारधाम यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था। वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी
उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होके आया हूँ, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाएं बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीजर से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है ताकि उनको आराम करने की व्यवस्था हो सके। पिछली बार वहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्टर 2 एलईओ थे, इस बार हमने वहाँ पे 10 डॉक्टर 10 एलईओ अपॉइंट करने का काम किया है। पिछली बार आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो था वो आखिरी मिनट शुरू हुए, तो चाहे कमजोर घोड़ा था चाहे बीमार घोड़ा था, सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। लेकिन इस बार हमने एक व्यवस्था बनाई कि 15 मार्च से हर उस गांव में जहां पर घोड़े खच्चर मालिक है वहां पे पशुपालन विभाग और हमारे सीवीओ छोटे छोटे कैंप लगाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। अभी तक लगभग हम 3800 घोड़ों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जो घोड़ा बीमार है, जो घोड़ा कमजोर है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, उसको हम समय दे रहे हैं कि आप 15 दिन बाद फिर आ जाइए, अगर आपका घोड़ा स्वस्थ होगा तो उसको रजिस्टर कर देंगे। उसी के साथ साथ हमने वहाँ पे एक 20 मेंबर की टीम खड़ी करी है, जिसमें हमारे रेवेन्यू की टीम के लोग, हमारे विभाग के टीम के लोग, पुलिस के टीम के लोग और हमारे जवान लोग होंगे, जो पूरे 18 किलोमीटर के स्ट्रेच पे उनका काम ये होगा कि जो पशु क्रूरता करते हैं उनको रोका जाए। 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंद्रराम दास की अध्यक्षता में परिवहन विभाग के अधिकारियों और यात्रा में चलने वाली टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्था सामने आई थी, उनको समय पर दुरुस्त करने के लिए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों और टैक्सी एसोसिएशन को प्रदेश निर्देश दिए। पिछले साल हुई यात्रा के दौरान कई यात्रियों की शिकायत की कि निजी टैक्सी संचालक उनसे मनचाहा किराया वसूल रहे हैं, जिसको देखते हुए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को एक मोबाइल नंबर जारी करके कहा है कि जिस यात्री को कोई भी सुविधा होगी उस नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के मात्र 10 दिन बचे हैं और विगत वर्षों की भांति इस बार भी अपने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो हमारी मुख्य धारा में परिवहन व्यवसाय को चला रहे हैं रोटेशन समिति के पदाधिकारियों के साथ जेएमओ, केएमओ, टैक्सी, मैक्सी जितने भी यूनियन हैं उनके पदाधिकारियों के साथ हमारी आज संयुक्त बैठक हुई। चूँकि चारधाम यात्रा में वाहन स्वामियों का सहयोग बहुत आवश्यक है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।